नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हम अभी तक अपना सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। अब हम हमारे नए टॉपिक जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र पर बात करने वाले हैं। ये हमारा नया सिस्टम है। एक सिस्टम हम अपनी क्लासों के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें अपने ब्लड ग्रुप्स, ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम हमारे दूसरे सिस्टम पे आ रहे हैं जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। इससे पहले कि हम सिस्टम पे आएँ कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेस्पिरेटरी या श्वसन होता है क्या है। देखो, हमेशा दो शब्द हैं। एक होता है ब्रीथिंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सांस लेना। कहा था ना भाई सांस ले तू, तो उसको बोलते हैं ब्रीथिंग। और एक होता है रेस्पिरेशन, जिसको बोलते हैं श्वसन। तो हम है ना पहले बात करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। इसका पूरा स्टेज में बात करते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे काम करता है। उसके बाद अपन ब्रीथिंग पे बात करेंगे, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। और फिर हम इस सिस्टम पे बात करेंगे कि इसके अंग कौन कौन से हैं, ये कैसे काम करता है। तो आज की क्लास में हम रेस्पिरेशन क्या होता है इस पर बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और उसमें कौन कौन से अंग इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनकी फंक्शनिंग के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो चलो हम सबसे पहले बात करते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो ये देखिए स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले जो वायु में जो हवा है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम वायु से हवा लेते हैं, ठीक है, नाक से हम सांस लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम वायुमंडल में जो हवा है वो हमारे शरीर में लेते हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले कहाँ जाती है, नाक के माध्यम से जाती है लंग्स में, ठीक है। कहाँ जाती है, फेफड़ों में। सबसे पहले वायुमंडल से जो हवा लेके नाक के थ्रू जिसको हम लेते हैं वो जाती है फेफड़ों में। एक नॉर्मल प्रोसेस बता रहा हूँ, बिल्कुल बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जब अपन इसको डिटेल में करेंगे तब बात करेंगे, लेकिन अभी आप जनरल सिस्टम समझो कि रेस्पिरेशन होता क्या है, ठीक है। तो लंग्स में गई, लंग्स में जाके क्या होता है कि यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड। अपन इससे पहले वाले चैप्टर में जब हार्ट की फंक्शनिंग में बात करी थी तब अपन ने देखा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होता है, तो वो होता है लंग्स में, ठीक है। तो लंग्स में यहाँ पर जब गैस का एक्सचेंज हो जाता है और ये प्योर ब्लड, ठीक है, वापस ये प्योर ब्लड कहाँ पर जाता है, हार्ट में, हृदय में जाता है। कल अपन ने देखा था कि हृदय का फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना। तो ये क्या करता है, वापस ब्लड को पंप करता है। कहाँ से कहाँ भेजता है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स में भेजता है। शरीर में जितने भी अंग है, आखिरी छोर की सेल तक जो ब्लड भेजा जाता है वो किसके थ्रू भेजा जाता है, हार्ट के थ्रू भेजा जाता है। इसीलिए हम हार्ट को क्या बोलते हैं कि पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो हार्ट से फिर हार्ट क्या करेगा, उस ब्लड को अलग अलग ऑर्गन में भेजेगा, ठीक है। मान लो कभी पैर में भेजा, हाथ में भेजा, सब जगह भेजेगा, लेकिन अलग अलग ऑर्गन में आपके ब्लड को पहुंचाया जाता है। क्यों पहुंचाया जाता है, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो ऑर्गन में गया, फिर ऑर्गन का आखिरी छोर क्या है, सेल। अब देखो, सेल जो होती है वो हमारी शरीर की फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब कि शरीर की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो कोशिका होती है। कोशिका से मिलकर उत्तक बनते हैं, उत्तक से मिलकर ऑर्गन बनते हैं। तो ऑर्गन के अंदर भी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम बोलते हैं सेल या कोशिका, वहां पर जब ब्लड पहुंचता है तो वहां पर जाके इस ऑक्सीजन की वजह से वहां पर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। आपके सेल में मौजूद जस्ट एग्जांपल लेते हैं, ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज का क्या होता है कि वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होते ही आपको वहां पर एनर्जी मिलेगी। एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलेगी, एटीपी। मतलब जो हवा अपने वायुमंडल से अपन ने नाक के थ्रू ली, वो शरीर के आखिरी हिस्से यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल में जाकर उसका ऑक्सीडेशन होता है और फिर आपको एटीपी मिलती है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। यहां तक बात समझ में आई, क्योंकि अपन क्या लगता है कि खाली अपन ने सांस ली और यहां तक फेफड़ों तक गई और वापस बाहर निकल दी, ये रेस्पिरेशन नहीं होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि पहले स्टेज से वायुमंडल की हवा जब सेल के आखिरी ऑर्गन में, सेल में जाके जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वहां पे उससे एनर्जी मिलती है, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। अब इसमें 3 स्टेप इंक्लूड होते हैं। ये देखो, ये वाला जो स्टेप है, जो वायुमंडल से हवा हमारे फेफड़ों में गई, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। बाह्य श्वसन तंत्र, इसमें सिर्फ 2 चीजें, 2 स्टेप इंक्लूड होते हैं कि वायुमंडल से हमारे अगर लंग्स तक जो हवा आ रही है, ठीक है, उसको बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर बोलते हैं बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, ठीक है। फिर यहां पे जब गैसों का एक्सचेंज हो जाता है और यहां से लेकर जब ये सेल तक पहुंचता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं
वायु का परिवहन। देखो 3 स्टेज में हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। पहला बाह्य शोषण, दूसरे में क्या हो गया वायु का परिवहन, या इसको हम मोर प्रिसाइज बात में बात करें तो ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। और तीसरा होता है इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंटरनल या सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इंटरनल शब्द छोड़ देते हैं अपन क्योंकि फिर थोड़ा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए, अपन सीधा लिखते हैं यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, या हिंदी में बोले तो कोशिका शोषण, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा रेस्पिरेशन, जिसको हम बोलते हैं श्वसन। ये डेफिनेशन होती है श्वसन की। अब हम बात करते हैं कि श्वसन की डेफिनेशन अगर हम एक लाइन में बोले तो क्या होगा कि यह एक ऐसी प्रक्रिया, देखो ऐसी प्रक्रिया जिसमें वायुमंडल से हवा लेकर शरीर में, शरीर मतलब सेल, शरीर किसका बना हुआ है? सेल का ही बना हुआ है, ठीक है। तो वैसे शरीर में एनर्जी का निर्माण किया जाता है। ये क्या हुआ? ये हुआ पूरा रेस्पिरेशन, ठीक है। अब अपन ने दो ब्रीथ की बात करी थी, दो चीजों की बात करी थी, एक होती है ब्रीथिंग और एक होता है रेस्पिरेशन। बहुत सारे लोग हैं जो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज समझते हैं, लेकिन सांस लेना और श्वसन में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है। देखो अभी हमने बात करी थी कि श्वसन का जो ये वाला जो पार्ट है ना, खाली जो एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बाह्य श्वसन तंत्र, सिर्फ इसी को, अगर इसी को हम बोलते हैं ब्रीथिंग, यानी कि जो सांस का जो परिवहन है या वायु का जो परिवहन है वो सिर्फ लंग्स तक आता है, लंग्स में एक्सचेंज होता है, इसी को प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीथिंग, जिसको बोलते हैं हम सांस लेना। और इसमें सांस लेने में किसी भी प्रकार की एनर्जी का कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता, जबकि श्वसन के एंड स्टेप में जाकर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ये होता है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। यहां तक डिफरेंस क्लियर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि रेस्पिरेशन कितनी तरीके का होता है। तो रेस्पिरेशन जो होता है या श्वसन होता है वो 2 तरीके के होता है। अभी हम हमारे ह्यूमन के संदर्भ में नहीं है, अभी अपन इन जनरल रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है, फिर उसके बाद हम अपने सिस्टम पे आएंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है एरोबिक, जिसको बोलते हैं वायवीय, और दूसरा होता है एनारोबिक। कौन सा था? एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक, ठीक है, अवायवीय। देखो एरोबिक में क्या होता है, जब आपका श्वसन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, किसकी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर आपका श्वसन हो रहा है तो इसको बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। जैसे टर्म समझो वायवीय, या जैसे यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन सिस्टम या श्वसन तंत्र काम करता है उसको बोला जाता है वायवीय या एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में वायु की प्रेजेंस नहीं होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, यहाँ बिल्कुल अलग सिस्टम चलता है। तो वायु की अनुपस्थिति में जो श्वसन तंत्र काम करता है उसको बोलते हैं एनारोबिक या अवायवीय, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैसे होता है? देखो आपको एनर्जी कैसे मिलती है, एक रिएक्शन होती है कि जब सेल में आप पहले से ग्लूकोज मौजूद है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। इस पे 6O2 लगा, ये ऑक्सीजन किससे आई थी? ब्लड से आई थी। तो फिर यहाँ पे आगे रिएक्शन क्या बनेगी? 6H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी। ये जो होती है ये होती है एनर्जी, किसकी फॉर्म में होती है? ATP, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो 686 किलो कैलोरी एक श्वसन से हमको एनर्जी मिलती है, और इसी एनर्जी की वजह से हम हमारे शरीर के जितने भी फंक्शन है वो परफॉर्म किए जाते हैं। और ये कहाँ पर होता है? सेल में भी। ये भी एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि सेल में हमारे कौन सा ऑर्गन है जो ऑक्सीडेशन करता है और
श्वसन में भाग लेता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और दूसरी एक और जगह होता है लेकिन वहां थोड़ा माइनर क्वांटिटी में होता है, जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, या फिर इंग्लिश में बोले तो साइटोप्लाज्म। कोशिका। ये तो था अपना एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको बोलते हैं वायवीय श्वसन तंत्र। ठीक है, अब हम दूसरे बात कर रहे हैं कि अवायवीय श्वसन कौन सा होता है। अवायवीय या बोले एनारोबिक, जो वायु की अनुपस्थिति में होता है उसको बोला जाता है अवायवीय श्वसन तंत्र। ठीक है, जो वायु की अनुपस्थिति में होता है उसको क्या बोला अपन ने? अवायवीय श्वसन तंत्र। और जो वायु की उपस्थिति में हो रहा है उसको क्या बोला? वायवीय श्वसन तंत्र। अब आपको लग रहा होगा कि हमारे अंदर कौन सा पाया जाता है, तो हमारे अंदर वायवीय श्वसन तंत्र पाया जाता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना श्वसन करते हैं। इसलिए जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन के अंदर या इंसान के अंदर कौन सा श्वसन तंत्र पाया जाता है? वो पाया जाता है वायवीय श्वसन तंत्र। और हम बाकी जैसे कुछ एक ऐसे एनिमल है जिसमें मान लो ईस्ट, जिसको अपन बोलते हैं कवक, ठीक है, जो एक सेल के बने होते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं, या एक कोशिकीय जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल पाया जाता है, उनमें जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? अवायवीय श्वसन तंत्र। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप लिखिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कि इंसान का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं और ये कैसे काम करता है, वो हम सारी अब बात करने वाले हैं। तो अब हम अपने सब्जेक्ट टॉपिक पे आते हैं, मेन जो स्टार्ट होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हिंदी में बोले तो मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है ये तो अब हमने बात कर ली। अब हम बात करें ह्यूमन के संदर्भ में या मानव के संदर्भ में रेस्पिरेशन की, तो इसमें देखो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? जिनको बोला अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरों को क्या बोला? लोअर रेस्पिरेटरी। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी, इंग्लिश इसको हिंदी में बोले उच्च श्वसन तंत्र या ऊपर का श्वसन तंत्र। ठीक है, और लोअर रेस्पिरेटरी को सिस्टम बोला जाता है निचला भाग। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या बोला? ऊंचला भाग, और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोला निचला भाग। तो हमारे मानव श्वसन तंत्र में इसको दो भागों में विभाजित किया गया, अपर और लोअर। अब अपर में ऑर्गन्स अलग है और लोअर में ऑर्गन्स अलग है, तो पहले अपन बात करते हैं कि अपर में कौन कौन से हैं। तो ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें तीन ऑर्गन होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला अपना नोज, जिसको बोलते हैं नाक, दूसरा फेरेनिक्स, और तीसरा लैरिंक्स। इसको बोला जाता है ग्रसनी, और इसको बोला जाता है स्वरकोश। ये तो था हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब दूसरा क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें वापस आगे दो ऑर्गन है। पहला ट्रैकिया, दूसरा लंग्स। इसको बोला जाता है श्वास नली, और लंग्स को बोला जाता है फेफड़े। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन?
रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया, अपर और लोअर। अपर में वापस तीन ऑर्गन है, कौन कौन से? अपना नाक, फिर उसके बाद फेरिनिक्स जिसको ग्रसनी बोलते हैं, और लैरिनिक्स जिसको बोलते हैं स्वर यंत्र, ठीक है, या स्वर यंत्र बोलते हैं। फिर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें वापस आगे दो ऑर्गन है, एक है ट्रैकिया जिसको हिंदी में बोले तो श्वासनली, और हमारे लंग्स जिनको बोला जाता है फेफड़े। ये थे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं। अब हम बात करेंगे इनको एक एक को लेकर डिटेल में। अब मैं आपको एक बार पहले डायग्राम बताता हूं कि कौन कौन सा ऑर्गन कहां कहां पे होता है। ये है हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां तक आ गया? वो आ गया यहां तक। ये जो था ये क्या है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसमें ऑर्गन्स देखो, नसल कैविटी, इसको क्या बोला जाता है? नाक, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है नाक। नसल कैविटी मतलब जो हमारा नाक है यहां से लेकर अंदर तक, ठीक है, उसको बोला जाता है नजल कैविटी। क्योंकि उसके बाद दूसरा कौन सा गया? फेरिनिक्स, ठीक है, जिसको हमने बोला ग्रसनी। और तीसरा ही देखो ट्रैकिया के ऊपर का जो ऑरेंज वाला जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है? लैरिंक्स। इसको बोला जाता है स्वर यंत्र। इसको स्वर यंत्र क्यों बोलते हैं वो भी अपन इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में तीन ऑर्गन, नाक, फेरिनिक्स और लैरिंक्स। ठीक है, तो तीन पार्ट थे हमारे अपर सिस्टम में, नाक, फेरिनिक्स और लैरिंक्स। नाक, ग्रसनी और स्वर यंत्र। ये जो हमारा पोर्शन है देखो यहां से लेकर इसके ऊपर वाला पार्ट कौन से में आता है अपना? वो आता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसके नीचे देखो ये वाली जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं श्वासनली, इसको और इंग्लिश में बोला जाता है इसको ट्रैकिया, ठीक है। और ये हमारे हैं फेफड़े। इनको वापस आगे विभाजित किया जा रहा है, वो हम आगे बात करने वाले हैं कि इनको कैसे विभाजित हो, इनमें कितनी बार विभाजन होता है। इसके वापस आगे अलग अलग अंग, जैसे ट्रैकिया आगे डिवाइड हुआ ब्रोंकियो में, फिर आगे ब्रोंकस डिवाइड हुआ ब्रोंकियल्स में, फिर आगे इसका 23 बार विभाजन होता है, तब जाके एल्वियोलाई पे आता है जिसको हम बोलते हैं वायु कुपिका, ठीक है। और ये नीचे वाला जो पार्ट है वो डायफ्राम। अगर ये डायफ्राम क्या करता है? ये इसको मस्कुलर जो लंग्स होता है इनको सपोर्ट प्रदान करता है। मतलब ये जो लंग्स हैं ये इसके ऊपर टिके हुए हैं। अगर डायफ्राम नहीं हो तो आपके फेफड़े यहाँ तक भी आ जाए, ठीक है। डायफ्राम के बिना आपके अंदर श्वसन तंत्र पॉसिबल ही नहीं। एक मस्कुलर ऑर्गन है जो फेफड़ों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और देखो ये तो थे फेफड़े, इन फेफड़ों के ऊपर हमारे किसके अंदर ये सुरक्षित होते हैं? तो ये सुरक्षित होते हैं अपने ऊपर बाहर एक रिब्स केज होता है। तो रिब्स केज के अंदर आपके जो अपन क्या बोलते हैं उनको? फेफड़े, रिब्स को क्या बोलते हैं? ठीक है, इंग्लिश में रिब्स ही समझ लो आप, ठीक है। तो रिब्स जो होती है उनके अंदर ये जो होता है फेफड़े हमारे जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। यहां तक क्लियर आपको कि एक बार एक जनरल डायरेक्शन दे दिया मैंने आपको कि ये होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम एक एक ऑर्गन को बहुत डिटेल में करेंगे ताकि हमको पता चले किस ऑर्गन का कहां पर क्या क्या रोल है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, सबसे पहले लेते हैं अब अपना पहला ऑर्गन नोज, या इसको बोला नाक। नाक क्या होता है सब जानते हैं, लेकिन अब ये एक्चुअल में क्या क्या वो मैं बताऊंगा, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो नाक के जैसे ये अपना मान लो नाक है इंसान का, तो अपना नाक क्या है? दो भाग में डिवाइड है, सबको जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितने दो छेद है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कौन करता है? तो इसको बोला जाता है बीच में नसल सेप्टम। कौन सी हड्डी या कौन सा पार्ट अपने नाक को दो भागों में डिवाइड करता है? तो उसके बीच के स्ट्रक्चर को बोला जाता है नसल सेप्टम। नसल सेप्टम हमारे नाक को दो कैविटी में डिवाइड करता है, ठीक है। अब नाक को वापस आगे तीन भागों में विभाजित है। इसकी ये जैसे ये पूरा नाक है मान लो, ठीक है, ये अपना नाक है, ये आगे वापस तीन भागों में विभाजित है, जिसका पहला नाम है वेस्टिब्यूल। पहला पार्ट कौन सा? जो नीचे वाला पार्ट, इसको बोला जाता है नसल वेस्टिब्यूल। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही शब्द है वेस्टिब्यूल, नसल वेस्टिब्यूल, ठीक है। वेस्टिब्यूल, नसल वेस्टिब्यूल बोलते हैं इसको अपन। तो अब नेसल वेस्टिब्यूल में क्या था? एक तो हमारे यहाँ पे इस वाले पार्ट में क्या आपने सबके यहाँ पर नाक के यहाँ पे क्या थोड़े थोड़े बाल पाए जाते हैं। ये किस पोर्शन में पाए जाते हैं? नसल वेस्टिब्यूल। अगर आपसे पूछे कि हमारे जो नाक के बाल है वो कौन से पार्ट में पाए जाते हैं नाक के, तो नसल वेस्टिब्यूल में पाए जाते हैं। ये बाल क्यों पाए जाते हैं? देखो क्या होता है कि हालांकि अपन अगर किसी के नाक से बाल निकल जाता है तो अपन को शर्म महसूस होती है, लेकिन इन बालों के बिना आप कभी
स्वस्थ हवा अंदर ले नहीं सकते, मतलब हवा भी जो जाएगी अपने शरीर के अंदर वो क्या है, बिल्कुल पॉल्यूटेंट वाली हवा जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि देखो हवा के साथ क्या, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल वायुमंडल में, क्या भाई पूरी तो ऑक्सीजन है ही नहीं, इसमें क्या सारी गैसें मिक्स है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन है, मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेज है वायुमंडल में। अपन को सिर्फ कौन सी चाहिए होती है? ऑक्सीजन। तो और इसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह सब कुछ होता है। तो ये क्या होता है? प्रदूषित हवा होती है, स्वच्छ हवा नहीं होती है, ठीक है, प्रदूषित हवा होती है। तो ये नाक क्या करता है? ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, मतलब बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल है उनको तो जो नाक के बाल है वो वैसे ही रोक लेते हैं। दूसरी चीज क्या होती है? इसमें श्लेष्मा पाया जाता है। श्लेष्मा बोले तो म्यूकस, म्यूकस और बाल, ये दोनों सिर्फ एक ही काम करते हैं कि हमारे अंदर जो प्रदूषित हवा हम वायुमंडल से ले रहे हैं उसको प्योर करने का काम करते हैं। तो हमारे नाक में से जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वेस्टिब्यूल, उसमें दो चीजें पाई जाती है, एक तो नाक के बाल और दूसरा जो श्लेष्मा जो होता है कि अगर अपन जैसे श्लेष्मा को आप टिपिकल वर्ड है लेकिन मैं आपको इसका दूसरा नाम तो ले नहीं सकता, लेकिन यूं समझ लो अगर श्लेष्मा ज्यादा सीक्रेट हुआ तो नाक बहनी शुरू हो जाती, तो वही श्लेष्मा है, ठीक है। इस श्लेष्मा की वजह से हमारे अंदर स्वच्छ वायु जाती है जिसको बोलते हैं हम साफ वायु। तो हमारे नाक में दो चीजें ऐसी हैं जो वायु को साफ करने का काम करती है, एक तो श्लेष्मा और दूसरा वेस्टिब्यूल, ठीक है। ये नाक का पहला पार्ट था जिसको हमने बोला वेस्टिब्यूल। दूसरा बोला जाता है, वेस्टिब्यूल तक दिक्कत कोई नहीं। दूसरा रीजन जो है उसको बोला जाता है ऑल्फैक्टरी रीजन। क्या बोला जाता है? ऑल्फैक्टरी रीजन। ये नाक के सेकंड वाला पार्ट होता है, मतलब पहले जैसे ये मान लो नाक है, ये तो हो गया अपना वेस्टिब्यूल। दूसरा कौन सा हो गया? ऑल्फैक्टरी रीजन। कौन सा बोले तो? ऑल्फैक्टरी रीजन। ये क्या होता है? ये आपके ब्रेन से जुड़ा होता है। अब आप जैसे मैंने ये बोला कि नाक सिर्फ श्वसन का काम करता है, लेकिन दूसरा दिमाग में ये आता है कि नाक की वजह से ही तो अपन सूंघ पाते हैं। कोई भी चीज अपन उसकी खुशबू या बदबू कैसे पता करते हैं? वो भी नाक के थ्रू ही पता करते हैं। तो वो कैसे होता है कि ये जो ऑल्फैक्टरी रीजन है, जब हवा हमारे शरीर में आती है हमारे नाक के थ्रू आती है, तो ये ऑल्फैक्टरी जो रीजन तक पहुंचती है, तो ये क्या होता है? ये ब्रेन से जुड़ा होता है। तो ये वाला जो रीजन है ऑल्फैक्टरी रीजन, यही हमारे शरीर में जो सुगंध या बदबू या जो भी हम खुशबू वगैरह लेते हैं उसको पहचानने का काम इस वजह से, इसकी ऑल्फैक्टरी रीजन की वजह से होता है, क्योंकि यही रीजन है जो ब्रेन से जुड़ा होता है और फिर ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करता है ये अच्छी चीज़ है, अच्छी खुशबू है, बदबू है, जो भी है। लेकिन जो खुशबू लेते हैं हम या जो सुगंध है उसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो ऑर्गन कौन सा है? ऑल्फैक्टरी रीजन। और तीसरा है रेस्पिरेटरी क्षेत्र, ठीक है। दो हमने पढ़ लिया, नसल कैविटी में पहला हो गया अपना वेस्टिब्यूल, दूसरा हो गया ऑल्फैक्टरी रीजन और तीसरा जो है वो है रेस्पिरेटरी क्षेत्र। ये क्या करता है? ये आपकी हवा को हल्की सी जो हम हवा अंदर लेते हैं उसको थोड़ा सा गर्म कर देता है। अब ये मत समझना ये गर्म, इसका इतना मतलब इतना भी गर्म नहीं कर देता है कि हमारा अंदर का शरीर ही जल जाए। ये सिर्फ इतना गर्म करता है कि हवा के अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ रहा है, ठीक है, वो इसको खत्म कर देता है। तो ये पूरा जो पार्ट है, जो हवा है वो पूरी की पूरी प्योर हो जाती है। इसीलिए 3 रीजन है देखो नाक में। पहला वेस्टिब्यूल जिसमें हमारे नाक और श्लेष्मा निकलती है जिसमें से, दूसरा ऑल्फैक्टरी जो खुशबू के लिए रिस्पॉन्सिबल है और तीसरा रेस्पिरेटरी क्षेत्र बोला जाता है इसको, जो थोड़ी सी हवा को गर्म कर देता है। नाक क्लियर हुआ? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो बता दीजिएगा। दूसरा पार्ट पे आ रहे अपन, जो लिखा था अपन ने फेरेनिक्स। कौन सा पार्ट है? फेरेनिक्स, ग्रसनी। फेरेनिक्स क्या है? फेरेनिक्स नाक से जुड़ा होता है और नाक की से जो हवा आती है वो फेरेनिक्स में आती है। अब ये फेरेनिक्स जो हमारे अंदर होता है, ये आप डायग्राम देखिए जैसे, ठीक है। फेरेनिक्स क्या होता है? ये मुंह से भी जुड़ा है, यहां से भी और यहां से भी। जैसे अब कभी कभी क्या होता है, जैसे जुकाम वगैरह होता है जिसमें अपना नाक बंद हो जाए तो अपन मुंह से भी सांस ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये जो फेरेनिक्स है इसका वाला पार्ट, ये मुंह से भी जुड़ा हुआ है और नाक से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो फेरेनिक्स नाक से जो हवा है वो कहां पहुंचे? फेरेनिक्स क्या करता है? इस हवा को आगे ट्रेकिया में पहुंचाने का काम करता है। फेरेनिक्स का और कोई काम नहीं है। फेरेनिक्स वायु का परिवहन नाक से
फेरेनिक्स क्या करता है, वायु जो है नाक से जो वायु ली जाती है उसको वायु का परिवहन नाक से श्वास नली में लेके जाता है। ठीक है, श्वास नली बोले तो ट्रेकिया में लेके जाता है। ग्रसनी का काम यह है कि ये हमारे शरीर की मतलब नाक से जो वायु ली जाती है उसको ग्रसनी तक पहुंचाने का काम करता है। अब ये भी आगे 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ग्रसनी भी आगे 3 प्रकार की होती है। नेजोफेरेनिक्स, ओरोफेरेनिक्स और लैरिंजोफेरेनिक्स। ये क्या क्या होती है वो बताता हूं मैं आपको। लैरिंजोफेरेनिक्स, देखो ये सबसे आगे वाला पार्ट होता है जो नाक से जुड़ा होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नेजोफेरेनिक्स। नेजो मतलब नाक और फेरेनिक्स मतलब ग्रसनी। दूसरा ओरो, जो मुख गुहा होती है उससे जो जुड़ा रहता है उसको बोला जाता है ओरोफेरेनिक्स। और तीसरा होता है लैरिंजोफेरेनिक्स, जो नीचे लैरिंक्स से जुड़ा होता है उसको बोला जाता है लैरिंजोफेरेनिक्स। फेरेनिक्स को हमने 3 भागों में विभाजित किया, नेजोफेरेनिक्स, ओरोफेरेनिक्स और लैरिंजोफेरेनिक्स। ये था पूरा फेरेनिक्स। अब देखो एक सवाल यहाँ पे उठता है कि जब हम सांस मुंह से भी ले सकते हैं और नाक से भी ले सकते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना क्यों हमारे श्वसन तंत्र में नहीं जाता और सांस हमारे क्यों डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जाती। तो यहाँ पर फेरेनिक्स के एंड में अगर आप डायग्राम देखेंगे, ठीक है, ये हमारा डायग्राम था। ठीक है, इस डायग्राम के यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है लैरिंजोफेरेनिक्स में जिसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस। क्या बोला जाता है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये ढक्कन होता है कि अगर खाना जाएगा तो इधर वाला ढक्कन बंद, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम वो खुल जाएगा और अपना जो श्वसन तंत्र है वो बंद हो जाएगा और हवा जाएगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक ढक्कन की तरह काम करता है जिसकी जब जरूरत होगी तब ये खुलता और बंद रह जाता। तो एपिग्लॉटिस रिस्पॉन्सिबल है कि खाना जो है वो हमारे श्वसन तंत्र में नहीं जाता, जो सांस है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जाती। तो यहाँ से विभाजन होना शुरू होता है और एपिग्लॉटिस जो है वो हमारे शरीर में खाने को श्वसन तंत्र में नहीं जाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो चीज़ है वो क्या है, एपिग्लॉटिस। ये शब्द याद रखना है कि एपिग्लॉटिस किसे पूछते हैं, क्योंकि अगर आप जैसे एनसीईआरटी की बुक्स भी उठा के देखेंगे तो उनमें जहाँ जहाँ पर ये श्वसन तंत्र का चैप्टर में पीछे ये क्वेश्चन दे रखा कि किस वजह से हमारे श्वसन तंत्र में खाना नहीं पहुँचता, तो उसका कारण क्या है, एपिग्लॉटिस। ठीक है, अब हम तीसरी चीज पे जाते हैं, मतलब नसल हो गया अपल में, फेरेनिक्स हो गया और तीसरा क्या है, लैरिंक्स, जिसको क्या बोल जाते हैं, स्वर यंत्र। अब इस लैरिंक्स में क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स की कुछ मसल होती है। क्या होती है, वोकल कॉर्ड्स की कुछ मसल्स होती है जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। इंसान के अंदर जो भी आवाज निकल रही है, मेरे अंदर जो भी आवाज निकल रही है, उसका कारण कौन है, लैरिंक्स। लैरिंक्स के बिना आपके शरीर में, मतलब आपके मुंह से आवाज नहीं निकल सकती, जो तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्वर यंत्र। हिंदी में क्या बोला जाता है, स्वर यंत्र। इसी की वजह से आपके शरीर, आप जो बोलते हैं वो सिर्फ लैरिंक्स की वजह से ही बोल पाते हैं, इसमें फेरेनिक्स वगैरह का कोई रोल नहीं है, लैरिंक्स की वजह से हम बोल पाते हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं कि इसकी साइज कितनी होती है। तो इसकी साइज मेल में होती है 20 mm और फीमेल में होती है लगभग 15 mm। देखो ये डिफरेंस क्यों है, जितना ज़्यादा अगर आपका, जितनी ज़्यादा आपकी लैरिंक्स की साइज होगी ना, उतनी आपकी आवाज़ मोटी होगी। इसीलिए आप देखोगे तो लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी कंपैरेटिबिलिटी पतली होती है और लड़कों की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, क्योंकि लड़कों में लैरिंक्स की साइज जो होती है, जो मेल्स होते हैं उनमें पाई जाती है 20 mm और फीमेल्स में जो पाई जाती है वो 15 mm की पाई जाती है। ठीक है, ये जितनी कम होगी ना उतनी आवाज़ पतली होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतनी आवाज़ मोटी होगी। मान लो अगर किसी की जो साइज है वो और कम होती जा रही तो उसकी आवाज़ लता मंगेशकर जैसी हो जानी है, और अगर कोई 20 mm या 25-30 mm पे होगा किसी का लैरिंक्स तो वो अमरीश पुरी जैसी आवाज़ निकालेगा। तो जितनी ज़्यादा लैरिंक्स की साइज होगी उतनी आवाज़ मोटी होगी और जितनी लैरिंक्स की साइज कम होगी उतनी ही आवाज़ पतली होगी। अब इसमें क्या होता है कि 9 तरह के, अब लैरिंक्स में कितनी तरह की कार्टिलेज पाई जाती है,
ये क्वेश्चन वो हैं जो सारे फैक्ट्स हैं और ये पूछे जाते हैं, इसलिए अपन थोड़ा इसको डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि श्वसन तंत्र इतना डिटेल में नहीं है जितना अपन पढ़ रहे हैं। और अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो मैं गारंटी करता हूँ कि श्वसन तंत्र से आपका क्वेश्चन एक भी आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, लैरिंक्स में कितनी कार्टिलेज होती है? 9 कार्टिलेज होती है। कितनी कार्टिलेज होती है? कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि, मतलब जो छोटी छोटी हड्डियां होती है ना, ऐसे समझो, बिल्कुल देशी भाषा में समझा रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। कार्टिलेज का मतलब उपास्थि, हिंदी में बोला जाता है उपास्थि, यानी कि जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं उनको हम बोलते हैं उपास्थि। ठीक है, अस्थि होती है, अस्थि का मतलब क्या होता है? उपास्थि समझाने का प्रयास करो। अस्थि का मतलब क्या? बोन। अगर इसके आगे उप लग गया, उपसर्ग जहां पर भी लगता है उसका मतलब क्या होता है? छोटा। जैसे उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री मतलब मुख्यमंत्री से छोटा, वैसे ही अस्थि से छोटा जो पोर्शन होता है उसको बोला जाता है उपास्थि। तो कार्टिलेज होते हैं 9 कार्टिलेज होते हैं, जिसमें से 3 तो होते हैं पेयर में, यानी कि 3 जोड़े तो कितने हो गए? 6, और 3 होते हैं सिंगल। ठीक है, एक इसमें कार्टिलेज पाया जाता है जो याद रखना, थायराइड कार्टिलेज। ये थायराइड ग्लैंड नहीं है, थायराइड कार्टिलेज है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि अलग है, उसका बिल्कुल अलग काम है जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन निकलते हैं। ये थायराइड कार्टिलेज है जिसको टी कार्टिलेज भी बोलते हैं। ये लैरिंक्स में ही पाया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? टी कार्टिलेज। और इसको एक और शब्द बोला जाता है एडम्स एप्पल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडम्स एप्पल कहाँ पाया जाता है, इसीलिए इतनी भेजामारी करके कार्टिलेज समझाना पड़ा, कार्टिलेज क्या होता है। फिर पूछा कि इसमें कितने कार्टिलेज है, तो 9 कार्टिलेज है, 3 पेयर में और 3 सिंगल है। फिर उसके अंदर एक थायराइड कार्टिलेज, इसको टी कार्टिलेज बोला जाता है, और उसी को क्या बोला जाता है? एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्या होता है? ये जो हमारा थोड़ा सा बाहर जो पोर्शन निकल रहा है, देखो आप अपने यहाँ पे फील करेंगे, तो इसको बोला जाता है एडम्स एप्पल। तो ये था हमारा पूरा लैरिंक्स के बारे में। अब हम आगे बात करने वाले हैं ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया को क्या बोला? श्वास नली। देखो, अगर आप ये देखोगे ना, थोड़ी सी हड्डी जैसे सी शेप थोड़ा सा ये खुदरा खुदरा सा ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको जो बोला जाता है, ये क्या बोला जाता है? ट्रैकिया। इसको बोला जाता है श्वास नली। इसका काम क्या है? ये हमारे शरीर में जो हवा है इसको ग्रसनी से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है। कहां पर पहुंचाती है? फेफड़ों तक। ग्रसनी से लेकर फेफड़ों के बीच में जो हवा पहुंचाने का काम करती है, उसका वो ऑर्गन कौन सा है? श्वास नली है। इसको क्या बोला जाता है? ट्रैकिया। इसकी साइज कितनी होती है? ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ट्रैकिया की साइज कितनी होती है? अगर हम सेंटीमीटर के संदर्भ में बात करें तो 12.5 सेंटीमीटर लगभग, और अगर इंच के बारे में बात करें तो 5 इंच। ये दोनों क्यों बताया? क्योंकि एनसीईआरटी की एक किताब में तो दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर और एक में दे रखा है 5 इंच। पता चला एग्जाम में 5 इंच दे दे तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते रह गए, और मैथ्स का स्टूडेंट नहीं तो वैसे ही फेल हो जाना यहाँ पे। तो 12.5 सेंटीमीटर होती है या फिर होती है 5 इंच। इसका बस इतना सा ही काम है कि ये जो श्वास नली है, श्वास नली क्या करती है कि हवा को ग्रसनी से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है। अब इसमें क्या होता है, ये देखो, ये एक अपनी ये होती है श्वास नली। ठीक है, इसके ऊपर क्या सी टाइप की ऐसी सी शेप में होती है, पूरी राउंड नहीं होती, सिर्फ ऊपर की साइड में होती है। ठीक है, अगर आप ऐसा महसूस भी करेंगे ना अपने यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसमें आपको ऐसे सी शेप स्ट्रक्चर, हड्डी उपास्थ्य नजर आ जाएगी, मतलब फील करोगे आप, नजर तो नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सी शेप्ड कार्टिलेज इस पे पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? उपास्थ्या। ठीक है, उपास्थ्य अपन अभी समझा सके। अब ये क्यों पाई जाती है? ताकि ये जो ट्रैकिया है ना, इसको कोलैप्स नहीं होने दे, इसको खत्म नहीं होने दे। पता चला अपन ज्यादा सांस ले रहे और ज्यादा, मतलब कभी अपन जैसे अनुलोम विलोम कर रहे हैं, मान लो रामदेव जी कोई भगत और अनुलोम विलोम, पता चला ज्यादा सांस ले तो ट्रैकिया ही फट गया, तो उसको जो प्रोटेक्शन देने वाला काम करता है वो कौन करता है? ये उपास्थ्य। या फिर किसी में दिमाग ज्यादा चलता है, वो थोड़ी देर सांस रोकने की कोशिश करता है कि भाई मैं सांस ना ले रहा, तो ये सिकुड़ नहीं जाए, तो उसको पकड़ने का, इसको प्रोटेक्ट करने की जो काम करता है वो कौन करता है? ये उपास्थ्यां करती है। यहां तक कोई दिक्कत श्वास नली में? ठीक है। अब क्या होता है कि ये ट्रैकिया, देखो अब हम फेफड़ों के ऊपर जा रहे हैं। ये ट्रैकिया क्या करता है? 2 में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में। ठीक है, ये अपना फेफड़े वाला ऑर्गन है। देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। अगर समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड।
ठीक है, ये हमारा क्या था, यहाँ तक ट्राई किया, फिर ये यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिवाइड हुआ, इनको क्या बोला अपन ने, ये बोला ब्रोंकस। ठीक है, क्या बोला गया इनको, ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकस को हिंदी में बोलते हैं श्वसनिका। देखो मेरी हिंदी मीडियम में इतने अच्छे टिपिकल शब्द पे शब्द जो इतने टिपिकल से मेरी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल होता है मेरे लिए बोलना, बट फिर भी मैं मैनेज करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप जैसे हिंदी में बात कर, अगर इंग्लिश में भी बात करेंगे तो इतना टिपिकल नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वैसे वैसे जैसे हिंदी के शब्दों पर पकड़ बनाऊँ, लेकिन अगर कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो लेट इट गो कर देना। ठीक है, तो ब्रोंकस को क्या बोला, श्वसनिका में। फिर ये आगे वापस और डिवाइड होते हैं, इनको बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। क्या बोला जाता है, देखो सबसे पहले ट्रेकिया, ट्रेकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकियस में, ब्रोंकियस डिवाइड हुए वापस ब्रोंक्यूल्स में। किसमें डिवाइड हुए, ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स को हिंदी में बोला जाता है श्वसनी। क्या बोला जाता है इनको, श्वसनी। सबसे पहले क्या हुआ, श्वास नली, श्वास नली डिवाइड हुआ किसमें, श्वसनिका में, श्वसनिका वापस आगे डिवाइड हुआ श्वास नली में। और फिर ये आगे ऐसे डिवाइड होते 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 लास्ट में ऑलमोस्ट 23 बार आगे इनका और विभाजन होता है, तब ये पूरा फेफड़े जैसा स्ट्रक्चर बनता है अपना, ये ऐसे मान लो अब। ठीक है, और ये आगे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक थैलेनुमा संरचना बनती है। ठीक है, इसको अपन दूसरे कलर से डिनोट करते हैं। लास्ट में ये ऐसी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, जिसमें आपकी, जिसको आप बोलते हैं एल्वियोलाई, या हिंदी में बोला जाता है बहुत खतरनाक शब्द, वायु कुपिका। ठीक है, एल्वियोलाई लास्ट वाला जो ऑर्गन है, जिनको क्या बोला जाता है, जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, या थैलेनुमा संरचना होता है, जिनको बोला जाता है एल्वियोलाई। यहां पर आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो चेंज होती है वो कहां पर होती है, गैसेस ऑफ एक्सचेंज, वो होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो ऑर्गन है वो आपके शरीर में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट था, ठीक है, ये क्या हमारे शरीर में लंग्स है, वैसे भी ऐसे ही होते हैं। एक तरफ का जो लेफ्ट वाला लंग्स होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, राइट वाला बड़ा होता है। ठीक है, तो ये राइट लंग्स वापस दो में डिसाइड, यानी कि अपने जो फेफड़े इनको दो भागों में विभाजित किया गया, राइट लंग, लेफ्ट लंग। ठीक है, लेफ्ट लंग थोड़ा सा साइज में छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर पाया जाता है जो हमने कल पढ़ा, क्या यहाँ पर अपने लेफ्ट लंग में थोड़ा सा हर्ट, और लेफ्ट लंग में थोड़ी सी साइड में झुका हुआ अपने यहाँ पर हर्ट होता है, इसीलिए जो लेफ्ट वाला जो लंग्स है वो थोड़ा सा छोटा पाया जाता है, और राइट वाला लंग थोड़ा बड़ा होता है। अगर किसी के अंदर, देखो ये जो स्टेज है ना, ये नॉर्मल स्टेज है, कि नॉर्मल ह्यूमंस में जो हर्ट जो पाया जाता है वो हल्का सा लेफ्ट में, वक्ष गुहा के लेफ्ट में पाया जाता है, लेकिन किसी किसी इंसान के अंदर राइट में भी हर्ट पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डियो। ठीक है, कि हार्ट जो उसके अंदर का वो राइट में पाया जाता है, तो उसका जो राइट वाला लंग होगा फिर वो छोटा होगा। लेफ्ट लंग क्यों छोटा होता है, क्योंकि उसकी तरफ जो हार्ट है वो हार्ट होता है, और हार्ट की वजह से लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है। अब राइट लंग को वापस जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है, ये सिर्फ नाम याद रखना है, अपर, मिडिल और लोअर। और लेफ्ट लंग को सिर्फ 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अपर और लोअर। यहां तक कोई कंफ्यूजन, ये हमारे शरीर का जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन कहाँ कहाँ पे होते हैं, उनको कैसे कैसे विभाजित किया गया। अब हम बात करते हैं कि हम सांस लेते कैसे हैं। ठीक है, वायु अंदर आती कैसे और बाहर जाती कैसे। देखो ये हमारे, इसमें थोड़ी सी ज्योग्राफी का भी एक रूल लगेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। देखो ये हमारे फेफड़े हैं, ठीक है, यहां पर क्या है, डायफ्राम है। ठीक है, ये हमने देखा था कि इसकी किसके ऊपर सेट है, डायफ्राम के ऊपर सेट है। और ये जो पूरा जो एरिया होता है ना, ये होता है थोरेकिक कैविटी के अंदर। किसके अंदर होता है, थोरेकिक कैविटी बोला जाता है इसको, थोरेसिक कैविटी, या बोला जाता है
ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब ये संकुचन करता है, मतलब जैसे ये अपने फेफड़े और ये संकुचित होते हैं, तो ये डायफ्राम क्या होता है, ये हल्का सा ऊपर की तरफ आता है। ये देखो थोरैकिक एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट हुई, मतलब ये सिकुड़ा थोड़ा सा, इससे क्या होगा, जो डायफ्राम है आपका, ये डायफ्राम ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा। अब देखो ये इस तरीके से दबा, ठीक है, संकुचन हुआ, और नीचे से जो डायफ्राम है ये ऊपर आया, तो क्या होगा कि इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, ये संकुचित होगा, थोड़े फेफड़े आपके दबेंगे, तो ये क्या होगा, संकुचित होगा, तो इसमें क्या होगा कि प्रेशर बढ़ेगा। ये क्या लीड करेगा, इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। और जब प्रेशर बढ़ता है तो एक ज्योग्राफी का नियम है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो जब हमारे अंदर प्रेशर बढ़ेगा इन फेफड़ों में, तो हवा क्या होगी, बाहर की तरफ जाएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन, यानी कि निःश्वसन। जो हवा हम बाहर निकालते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। जस्ट उसका ऑपोजिट देख लो, क्या होगा कि जब ये थोरैकिक कैविटी अब एक बार सिकुड़ने के बाद वापस रिलैक्स की स्टेज में आएगी, जैसे ये रिलैक्स होगी तो डायफ्राम नीचे जाएगा, डायफ्राम नीचे जाएगा तो ये प्रेशर क्या होगा, वापस कम होगा, और प्रेशर जब अंदर कम होगा तो वापस वही नियम कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो बाहर जो वायुमंडल के प्रेशर से हवा जो क्या आएगी वो हमारे शरीर में अंदर आएगी, और हम यहाँ पर जो प्रोसेस टेक होगा वो होगा इनहेलेशन। यहां तक क्लियर हुआ कि हमारे अंदर वायु का जो एक्सचेंज है, वायु का प्रवाह है, वो किस वजह से होता है, थोरैकिक कैविटी और डायफ्राम, जब दोनों थोरैकिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होती है, डायफ्राम ऊपर मूव हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ, हवा बाहर गई, जब दोनों रिलैक्स हुए, डायफ्राम वापस नीचे आया, हवा अंदर आई। बस ये प्रोसेस है जो हमारे सिचुएशन में काम करता है। ठीक है, यहां तक और कोई कंफ्यूजन हो तो अपन अब आगे वाली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इससे पहले कि अपन ये क्लास ओवर करें, अपन 2-4 फैक्ट्स लिख लो आप, जो आपके बाद काम के और अपन को ऑब्जेक्टिव टाइप में याद होने चाहिए। तो वो है रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि श्वसन दर। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। देखो इससे पहले कि मैं रेंज लिखूं, एक बात क्लियर कर रहा हूं कि हर इंसान में इसकी रेंज अलग अलग होती है और हर किताब में अलग अलग लिखी हुई है। कल उठ के क्लेम मत कर देना कि मैंने गलत पढ़ाई है, मैं बिल्कुल आपको ऑन एन एवरेज लेके चल रहा हूं, जो है 12 से 16 प्रति मिनट। क्या है, 12 से 16 प्रति मिनट। 12 से 16 जो है वो एवरेज। अब कभी आप दौड़ोगे तो आपकी हो सकता है श्वसन दर बढ़ जाए, कभी आप रुक जाओ तो और आप आराम से रिलैक्स करो तो हो सकता है श्वसन दर कम हो जाए, लेकिन क्लेम मत करना कि ये गलत है। ये बिल्कुल गलत नहीं है, मैं आपको 100% श्योर बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही है। अब आपको एग्जाम में अगर 12 से 18 भी आ जाए और ये और कम ज़्यादा हो तो आप राइट कर सकते हो, लेकिन ये ऑन एन एवरेज जो अपन बात करते हैं वो किसकी करते हैं, 12 से 16। जो स्टैंडर्ड किताब से या एनसीईआरटी में भी देखोगे तो आप 12 से 16 ही दे रखे, और अपन जो डेटा लेके चलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा लिए जो अभी जो भगवान है वो एनसीईआरटी, भले कितना ही बड़ा ऑथर होगा तो होगा, भले डॉक्टर होगा तो होगा, लेकिन अपने लिए काम की चीज़ जो है वो एनसीईआरटी, और हमको जो डेटा रिप्रेजेंट करना है वो एनसीईआरटी का ही करना है। इसलिए हमारे लिए जो रेंज है वो कौन सी है, 12 से 16। अब दूसरी चीज पूछी जाती है, दूसरा शब्द आता है एक टाइडल वॉल्यूम। क्या आता है, टाइडल वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है टीवी। ये क्या होता है, एक सांस लेने के अंदर जितनी हवा का आदान प्रदान हो रहा है उसको बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। मतलब आपने सांस ली और छोड़ी, इस पूरे प्रोसेस के दरमियान जितनी हवा का आदान प्रदान हुआ उसको बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। और इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 500 ml। देखो हवा है लेकिन इसमें इसकी यूनिट 500 ml ही आएगी। ये आगे से सिस्टम है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, तथ्य याद करने पड़ेंगे कि कितनी होती है टीवी, टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, तो इसको बोला जाता है 500 ml। ठीक है, तीसरी चीज रेसिडुअल वॉल्यूम। इसको बोला जाता है आरवी। ये क्या होती है कि हमारे शरीर में थोड़ी सी हवा जो होती है हमेशा स्टोर रहती है। इसलिए देखना कभी अगर आपको जब किसी का दम घुटने से मृत्यु होती है या अपन किसी का जाके मुंह दबा दें, जैसे मुंह दबाने से जो मारा जाता है तो वो तुरंत नहीं मरता है कि भाई सांस रोकिए और निपट जाएगा, नहीं, वो 1 या 2 मिनट में निपटता, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो क्यों निपटता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर थोड़ी सी हवा स्टोर रहती है, जो होती है 1100 से 1200 ml हवा, 1100 से
1200 से ml हवा हमारे शरीर में या हमारे लंग्स में हमेशा स्टोर रहती है, जिसकी वजह से इंसान की तुरंत मृत्यु नहीं होती, 1-2 मिनट लेता है। अगर आप कोई जैसा आपने देखा होगा, किसी को मूवीज में भी देखा होगा, कोई किसी का मुंह दबा के मार रहा होता है तो वो थोड़ी देर तड़पता है फिर मरता है। तो उसका कारण क्या है कि रेसिडुअल वॉल्यूम जो होती है हमारे शरीर में किसी भी टाइम हवा जो रहती है वो 1100 से 1200 ml स्टोर रहती है। जैसा कि हमने इससे पहले टाइडल वॉल्यूम में पढ़ा था कि एक टाइम हम सांस लेते तो कितनी वॉल्यूम आगे पीछे, मतलब कितनी हवा अंदर बाहर होती, तो 500 ml होती। तो 1100 से 1200 जो रहती है तो वो थोड़ा सा टाइम इंसान को जीवित रख सकती है, या इमरजेंसी में अगर हमको हवा की जरूरत पड़े और जहाँ पर हवा नहीं हो तो वहाँ पर क्या काम आएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम। तीसरा, मैक्सिमम इनटेक। अगर आप अनुलोम विलोम और कुछ भी कर रहे हो जिसकी वजह से आप मैक्सिमम अपने अंदर कितनी हवा को एक बार में खींच सकते हैं तो वो है 3000 ml। 3000 ml से ज़्यादा आप कोई भी मनुष्य कितना भी ट्राई कर ले, इससे ज़्यादा हवा अपने शरीर के अंदर लेना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और वैसे ही मैक्सिमम, ये तो हो गया इनहेलेशन, कितना हो गया मैक्सिमम 3000 ml। और मैक्सिमम एक्सपायरेशन, यानी कि मैक्सिमम आप एक बार में कितनी हवा छोड़ सकते हो तो वो है 700 से 800 ml। मतलब कितनी हवा एक बार में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंदर ले सकते हो तो वो है 3000 ml, और कितनी हवा एकदम बाहर छोड़ सकते हो मैक्सिमम क्वांटिटी तो वो है कितनी है 700 से 800 ml। ये था हमारा पूरा श्वसन तंत्र के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हम आज अपनी क्लास अब हम यहीं ख़त्म करेंगे। इसके आगे का जो प्रोसेस है वो हम पूरा नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया और कोई भी दिक्कत तो आप लिखिए कमेंट में, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। दूसरी चीज़ कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचकर उनको अपनी इस मुहिम का हिस्सा बना सके। थैंक यू सो मच।